नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। कार्यक्रम है विमर्श। विमर्श में आज खास 3 मेहमान जो भारत के बनते हुए बुनते हुए सपनों पर बात करेंगे, ताकि हमें 2047 की जो उपलब्धियां अर्जित करनी हैं वो कैसे प्राप्त होंगी, उसकी राह में कौन कौन सी अड़चनें हैं, कौन कौन सी अपेक्षाएं हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उनके समाधान के लिए हमारे देश की युवा शक्ति कैसी तैयारी कर रही है। क्योंकि जो आज युवा हैं 2047 में वो मार्गदर्शक मंडल में होंगे और नए जो पौध हैं उनको तैयार करने की ज़मीन तैयार करेंगे। तो आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं रविकांत मिश्र जी, जो कि खिलाड़ी भी हैं और खिलाड़ियों के संवर्धन के लिए बुनियादी काम भी कर रहे हैं, और इसी विषय पर ग्रामीण क्षेत्रों में खेल कैसे पहुंचे उस पर आपका शोध है। और ज़्यादा परिचय वार्ता के क्रम में हम आपको देते जाएंगे। हमारे साथ दुर्गेश त्रिपाठी जी हैं, जो कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एकल अभियान के, जिससे पूरे देश में युवा विभाग के, जिसमें आपने पूरे देश में एकल जो है एकल शिक्षा यानी एक व्यक्ति के द्वारा शिक्षालय के संचालन इस दिशा में काम कर रहे हैं। और ख़ास करके आदिवासी, वनवासी और जो गिरिवासी यानी दूर दूर रहने वाले जिन तक अभी शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंची, उन तक एकल पहुंच रहा है। बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और इसके साथ में आप मेधावी छात्र हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, और उसके अध्यक्ष भी रहे हैं समिति के। और इतना ही नहीं, ये सैन्य विज्ञान में आपने मास्टर्स किया, और उसके अलावा आप DRDO से आप PhD कर रहे हैं। लक्ष्य बड़ा है, देश की सुरक्षा की चिंता करने के साथ में आंतरिक विषयों पर भी चिंतन कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ हैं प्रकाश मिश्र जी। प्रकाश मिश्र जी भी खिलाड़ी हैं। MCON किया यानी कि हिसाब किताब में दक्षता हासिल की, लेकिन BPED किया यानी स्वास्थ्य की चिंता की, और उसके साथ में खो खो जैसे खेल में आप नेतृत्व कर रहे हैं, और आपने राष्ट्रीय खेलों में भागीदारी की है, और साथ में खो खो फेडरेशन में भी आप टेक्निकल टीम में आप एक भूमिका निभा रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सब करते हुए जब हम ऐसे साथियों से चर्चा कर रहे हैं, तो ये हमारी दृष्टि है कि हम भारत के बुनने और बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें युवा कैसे भागीदार है, इस पर चिंतन करें। रविकांत जी, आप तो लक्ष्मण पुरस्कार विजेता हैं 2015 में, 2021 में भी आपको विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये पुरस्कार किसी विशेष उपलब्धियों के साथ प्राप्त होते हैं, और जब विशेष उपलब्धियां होती हैं यानी विशेष यात्रा रही है, तो विशेष यात्रा रही है कि विशेष संकटों का भी आपने सामना किया है। तो यानी बुनियादी चुनौतियों को आप समझते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचार जन्म लेंगे, और स्वस्थ मस्तिष्क की जो है स्वस्थ शरीर में वास करता है। स्वस्थ शरीर के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है, और बिना खेलों के भारत का निर्माण अच्छे स्वप्न के साथ नहीं हो सकता। तो आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि यदि खेल एक ऐसा बिंदु है जिस खेल के बिंदु से केवल खेल ही नहीं बल्कि पूरे शरीर का सर्वांगीण विकास, पूरे समाज का स्वास्थ्य और इस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जो रिलेशंस हैं उनमें बहुत ही सकारात्मक वृद्धि होती है, जो देश के लिए चिंतनीय है। मेरा अपना मत खेल को लेके ये है कि जैसे एक व्यक्ति फोर्स में होता है, वो आर्मी में होता है, मैं सैन्य परिवार से आता हूँ, तो वो जैसे हमारे सीमाएं होती हैं वहाँ पे हमें सुरक्षा देते हैं। माने कि भारत माता की सुरक्षा करने के लिए भारत माँ के सपूत चारों तरफ सीमाओं में खड़े हैं, तब हम आज चैन से सो पा रहे हैं। उसी प्रकार से हम अपने माँ बाप को सुरक्षा देने के लिए, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए, यदि हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि समय पड़ने पर हम उन्हें उठा करके व्हीलचेयर में बैठा पाएँ, समय पड़ने पर हम उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करा पाएँ, उनकी सेवाओं को लेकर के जो जो हमें काम करना चाहिए एक सशक्त और एक अच्छे पुत्र के रूप में, यदि वो नहीं है एक बच्चे के अंदर, इस भारत के नागरिक के अंदर, तो कैसे हम ये तय करेंगे कि वो इस भारत माँ का सपूत है, जब वो अपनी माँ का, अपनी जननी का नहीं सेवा और सुरक्षा स्वास्थ्य का ध्यान दे पा रहा, तो इस भारत माँ का कैसे ध्यान देगा वो। यदि वो व्यक्ति खेल के माध्यम से, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ बनाएगा, उसे मजबूत बनाएगा, सशक्त बनाएगा, तो वक्त पड़ने पर कभी भी किसी भी समय जब इस भारत माँ को उस बच्चे की जरूरत होगी तो तैयार है। सशक्त भारत और समर्थ भारत के लिए ज़रूरी है कि उसके नागरिक भी सशक्त और समर्थ हों, स्वस्थ हों। और अभी हम देखते हैं तो कुपोषण भी बहुत है। हम देखते हैं तो जो युवाओं की जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसमें काफ़ी चिंतनीय है, और उन सबको ठीक करने के लिए ऐसे
अध्यापक भी हों, ऐसे चिंतक भी हों और ऐसे खिलाड़ी अगर वो भूमिका अदा करें तो निश्चित रूप से काफ़ी लाभ मिलेगा। प्रकाश जी, आप भी एक खिलाड़ी भी हैं और साथ में आप भी इस दिशा में चिंतन कर रहे हैं और वैसे अधिवक्ता भी हैं आप, तो आप इसकी पैरोकारी किन शब्दों में करेंगे ताकि इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर और ज़्यादा जगह मिले? वैसे भारत सरकार तो चिंता कर रही है, विषय को रख रही है, आगे लेके जा रही है, लेकिन ये विषय और गहनता से समाज के बीच में जाए। जैसे कि हमारे साथ में हमारे भाई रविकांत जी ने बताया कि खेल जो है वो शरीर के साथ साथ मस्तिष्क के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंटरनली होती हैं, नहीं पता चलती हैं, लेकिन वो आपके लिए पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जो साइंटिफिक होती हैं। खेल में साइंटिफिक नॉलेज और बहुत सी चीज़ें हैं, समाज का भी ज्ञान होता है। खेल एक ऐसी क्रिया है जिसके लाभ मतलब आप काउंट नहीं कर सकते। अनेक लाभ हैं। अनेक लाभ हैं और उसको हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें, बहुत से कार्यक्रम पर्सनली किए हुए हैं इन चीज़ों पर। रवि भाई ने और हमने विचार विमर्श किया और हमारे साथ भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस विषय पे काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से नहीं, भारत में कर रहे हैं। हम लोग जैसे लखनऊ शहर में जिन जैसे मजदूर हैं या मूंगफली बेच रहे हैं, उनके बच्चों के पास जा के उनको खेल के बारे में बताना, खेल खिलाना, उनके निश्चित स्थान, जैसे गांधी विद्यालय में भी रवि भाई ने एक एकेडमी, नहीं है नाम हमने एकेडमी का नहीं दिया है, लेकिन वहाँ पे हमने एक आदमी रख दिया है हमारे, वो भी राष्ट्रीय खिलाड़ी, वो निःशुल्क उनको जो है लगभग 40-50 बच्चे सुबह आते हैं और वहाँ पे प्रोग्राम चलता है खो खो का। और प्रदेश में आप 75 जिलों के 18 मंडलों में हम खो खो टैलेंट हंट कर रहे हैं। क्या बात है। जो ग्रामीण अंचल आपके और शहरी बच्चे मतलब शहर का मतलब ये नहीं कि शहर में आर्थिक स्थिति से सभी मजबूत हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत से मजदूरों के बच्चे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं दिव्यांग हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप ही नहीं हैं, अनिकेत हैं, अनिकेत भी कह सकते हैं आप। तो उनको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। उनको हम आयोजन कर रहे हैं, हम उन्हें मेडल दे रहे हैं, हम उन्हें प्रॉपर किट दे रहे हैं, हम उनके रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं और हम काम कर रहे हैं कि सरकार तक अपना मैसेज पहुंचाएं कि खिलाड़ी को किट और आयोजनों के साथ साथ भोजन और उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस की व्यवस्था हो। तकनीकी ज्ञान नहीं हो पा रहा है। चाइना हमसे आज भी इसलिए आ गए, ओलंपिक में आज भी चाइना हमसे ज़्यादा मेडल लाया, प्रोन्नति की है हमने, लेकिन बराबरी नहीं कर पाए और बराबरी नहीं, हमें आगे जाने की ज़रूरत है। तकनीकी चीज़ों की बहुत कमी है भारत में, जिस पे हमारे रवि जी तो बहुत ही काम कर रहे हैं। अभी लगभग फतेहपुर में लगभग 300-400 खेल मैदान बनवाए हैं और अभी आपके जो हमारे माननीय सांसद जी हैं, उनसे भी मोहनलालगंज सांसद जी हैं, कौशल जी, उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी काफ़ी चर्चा की और काफ़ी मैदानों पे काम चालू कर दिया है उन्होंने और उसकी बढ़त हो रही है। तो जैसे कोई आदमी आपका जब नेतृत्व करता है या आपका साथी कोई 100 करता है तो दूसरा 90 करता है। तो ये भारत और प्रदेश में काम करते हैं, तो हम लोग जिले मंडलों में जा के काम कर रहे हैं। अभी हमने प्रयागराज में एक बहुत बड़ा आयोजन कराया है खो खो हंट का, और अभी हमने झांसी में बता दूं, बरुआ सागर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, जहाँ पे ग्रामीण अंचल के ही बच्चे हैं जिनके पास प्रॉपर किट्स नहीं थी और खेल का अभाव था, खेल मैदान का अभाव था। और मैं आपको बता दूं, वहाँ खेल की बाउंड्री भी स्टार्ट हो गई है। खेल मैदान के लिए रवि भाई ने वहाँ के चेयरमैन से मिले और काफ़ी प्रयास किया हम लोगों ने, और मुझे लग रहा हर सैटरडे निकल जाते थे और संडे को अलग से मुलाकात करके व्यक्तिगत रूप से, जिसे आप कह सकते हैं व्यक्तिगत रूप से कह के और वहाँ बाउंड्री का काम प्रारंभ हो गया। इससे एक पर्सनली आत्मीय शांति मिलती है जो मिली। मैदानों की जब ईंटें रखी जा रही थी तो बड़ी खुशी हुई दोनों लोगों को कि हम लोगों ने कुछ किया है। ये सरकार के साथ वो सरकारी कदम जो ऐसे संगठित प्रयास करने वाले साथी मिलकर जब जुड़ते हैं तो परिणाम आते हैं, और लोकतांत्रिक अवधारणा में प्रत्येक नागरिक निगहबान है उस पूरे तंत्र का जो उसके लिए रचा और बसा गया है। इसलिए क्योंकि उस संविधान को आपने अपने आप पर आत्मार्पित किया है, यानी आप ही उसके निगहबान हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री भी कहते हैं वो प्रधान सेवक हैं, तो जो प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हैं तो बाकी तो सभी सेवक ही हैं। लेकिन इस अवधारणा को अभी देश में सभी नागरिकों तक पहुंचना बाकी है। अगर ऐसा होगा तो सभी को यह आत्मीय सुख मिलेगा, क्योंकि वो देश के निर्माण में अपनी वास्तविक भूमिका अदा करेंगे।
जब बात संघ की करते हैं, संगठित होने की बात करते हैं, तो एकल की का ध्यान आता है, क्योंकि एकल अभियान अपने आप में एक संगठित प्रयास है। ऐसे लोगों के संगठित प्रयास से वो बड़ा है जो समाज की चिंता कर रहे हैं, जो समाज में इन सब समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट हुए हैं। आप उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा इकाई के। तो युवा तो बहुत तरह के अपेक्षाएं उसकी हैं, क्योंकि अभी जो आधुनिक युग में जो युवा है वो जागरूक युवा है, संसाधनों की तलाश में है, उसके सपने बड़े हैं, महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं, यानी वो तैयार हो रहा है, उसकी सहयोग की आवश्यकता है। तो आप क्या देख पाते हैं और उसमें किस किस तरह के प्रयोग हो रहे हैं? सर्वप्रथम तो आदरणीय दीक्षित जी, आपको धन्यवाद जो आप उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से हम जैसे युवाओं को खोज के लाते हैं और हमें मौका देते हैं कि हम अपनी बात को रख सकें। और जितना मैं निजी तौर पे आपको देख पाया सोशल मीडिया और बाकी जगहों से, तो इसके बाद भी आप समाज सेवा में पूरा समय देते हैं। जो बात आपने हमसे पूछी, मैं उसके विषय में बताऊं। जिस कुटुंब, जिस परिवार, जिस संगठन से मैं आता हूं, उसका कार्य इस देश में करीब 1,10,000 गाँव में है। अभी खेलकूद को लेके हम लोगों ने एक कार्यक्रम हुआ था माननीय माधवेन जी के संरक्षण में। उनकी एक सोच ये थी कि इस देश के जो युवा हैं, आज के डेट में अधिकांश युवा सोशल मीडिया के एडिक्टेड हो गए हैं। जो लोग सोशल मीडिया से बचे हैं वो नशे के आदी हो गए हैं। बहुत बड़े पैमाने। युवा अपने माँ बाप को, अपने लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं। इनको संगठित किस तरीके से किया जाए। जब आपने बात की संघ और संगठन की, तो संघ और संगठन की शुरुआत भी खेल कूद के साथ ही हुई थी कि आपस में बैठें, कुश्ती खेलें, कबड्डी खेलें और साथ में मिलें युवा एक साथ। ऐसी एक पहल अभी लखनऊ में की गई, जिसमें हमारे 1 लाख विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में 32 बच्चों ने एक गांव में खेल किया। और वैसे 32 लाख बच्चे, हालांकि हमारा परिवार, मैं कह सकता हूँ कि इतना विनम्र है, या वो इस प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता है कि गिनीज बुक या किसी भी प्रकार के वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाए। नहीं तो ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है कि 32 लाख बच्चे एक साथ खेलें, बिना किसी भी सरकारी सहयोग के, बिना किसी भी अन्य प्रकार के सहयोग के। सिर्फ हमारे पूर्णकालिक लोग, उन सभी ने मेहनत की। 32 लाख बच्चों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग लिया। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में कोई जम्मू का बच्चा, कोई नागालैंड का बच्चा, कोई असम से, कोई दक्षिण भारत से बच्चे आ रहे हैं और सब आके एक जगह इकट्ठा हुए। यहाँ पे उन लोगों ने खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया। और उसके बाद जब ये सारे बच्चे अपने जनपद में वापस गए, तो कहीं ढोल के साथ वहाँ के विधायक, मंत्री, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, वो लोग खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे हैं। ये एक अवसर होगा उनके जीवन में परिवर्तन का। अभी आपने बात की थी, जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, अधिकांश युवा अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं कि मेरे संवैधानिक अधिकार क्या क्या हैं, मगर मौलिक कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता है। अगर हम ये बात कहें कि राष्ट्र मेरी माँ है, तो इसके मेरी माँ होने के साथ साथ बहुत सारे कर्तव्य भी हैं। तो कर्तव्यों का पालन हम करें। जैसा भाई साहब ने कहा कि हमारे सेवा के लिए हमारे कुछ दायित्व हैं, उन दायित्वों का निर्वहन करना भी अत्यंत आवश्यक है, जो युवा भूल चुका है। तो वो उसको याद रहे, ये बड़ा आवश्यक है जी भाई साहब। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी युवाओं को अपने दायित्वों का अनुभव भी हो और उनको भान भी हो, क्योंकि उनको निर्वाह करना है। और ऐसे युवा जब निर्वाह करते हैं तो वो समाज में उनको सहयोग देने वाले हाथ भी बढ़ते हैं, और यही प्रक्रिया ज़रूरी है। इसलिए विश्वविद्यालयों में ऐसे युवा आगे आ रहे हैं। अब मेधावी जो छात्र परिषद थी, उसके आप अध्यक्ष बने। ये प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर कोई मेधा है, प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर कोई शक्ति है, कोई क्षमता है, कोई विशेषता है। उसको कैसे निखारा जाए कि सभी के सब मेधावी हों? मैं आपको बताऊं, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में मेधावी छात्र परिषद का अध्यक्ष हुआ। और जब मैं अध्यक्ष हुआ तो एक ऐसी विधा होती है कि जब आपके पास कोई दायित्व होता है तो युवा आपसे जुड़ने के लिए आकर्षित होता है। कई सारे युवा चाहते हैं कि आपके साथ जुड़ें। और जब आपके पास समूह होता है तो समूह को संगठित करना और समूह को संभाल पाना बड़ा कठिन है। तो हमने उस समय पे एक शुरुआत की, माननीय श्याम जी के आशीर्वाद से, जो एकल अभियान के संस्थापक हैं, उन्होंने ही मुझे इस अभियान में जोड़ा। उसके बाद हमने एक शुरुआत की कि ये जो युवाओं का समूह था, इसको हम किस तरीके से एक सकारात्मक कार्य में जोड़ सकते हैं। तो हम इन युवाओं को शबरी बस्ती लेके गए। शबरी बस्ती, जिनको साधारण भाषा में स्लम या मलिन बस्ती कहा जाता है। और वहाँ उन बच्चों को ये कह के नहीं ले गए कि आपको इन बच्चों के लिए कुछ करना है या आपको इन बच्चों को कुछ देना है, बल्कि ये कह के ले गए कि हमें इन बच्चों से कुछ सीखना है। देखिए जी, आत्मीयता का भाव अगर हमें सीखना है तो हमें शबरी बस्ती जाना चाहिए। अगर हमें पैसे की वैल्यू सीखनी है तो हमें शबरी बस्ती जाना चाहिए। हमारे माता पिता कितना कष्ट करके हमें पढ़ा रहे हैं, अगर किसी बच्चे को वो समझना है तो हमें शबरी बस्ती जाना है। प्रेम का महत्व अगर समझना है तो हमें शबरी बस्ती जाना है। ये जो डिजिटल दुनिया में हम फंस गए हैं,
इसको छोड़ के भी कितना सुख है, ये अगर हमें समझना है तो हमें शबरी बस्ती जाना है। आजकल आप देखते होंगे चौराहों चौराहों पे युवा मोबाइल और बाकी चीज़ें लेके 2-2 घंटे लगे रहते हैं एक छोटी सी रील बनाने के लिए, और रील बनाने का मकसद ये होता है कि उसमें कुछ लाइक आ जाए जी, कि कुछ लोग उन्हें पसंद करें, मगर जो दिल से निस्वार्थ निश्चल प्रेम करते हैं वो लोग शबरी बस्ती में हैं। तो ऐसे लोगों को अपने युवाओं का समूह बना के वहाँ ले गए, और इस दृष्टि के साथ ले गए, इस मानसिकता के साथ ले गए कि आप उन्हें कुछ देने नहीं जा रहे हो, आप लेने जा रहे हो। अधिकांश हम युवाओं के साथ समस्या ये है कि हमें हमेशा लगता है कि हम कुछ दे रहे हैं। अगर हम किसी को कोई अगर हमसे मांग रहा है, हम उसको देते हैं, तो हम वास्तव में देते नहीं है जी, हम उनसे लेते हैं। क्योंकि हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो बदलट के हमें आशीर्वाद देंगे, तो हम मांगने वाले हैं, हम उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आप हमें ब्लेसिंग्स दो, कुछ नहीं तो आप हमें स्माइल दो, जिसको हम सोशल मीडिया बाकी जगहों पे खोजते हैं। तो इसी नियत से हमने इस शुरुआत को किया। एक अच्छा युवाओं का समूह तैयार हुआ जिन्होंने विभिन्न शबरी बस्तियों में इस कार्य को किया, और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि इसके बाद हमारे ही युवाओं के समूह में से करीब करीब 14 ऐसे युवा थे जिन्होंने अपना अपना एनजीओ बना लिया स्वयं का, और मुझे उसमें बड़ी खुशी हुई कि चलिए आपको ये लगा कि नहीं, मुझे करना है, अब उन्होंने उसको अपने उस पर लिया कि नहीं मैं भी करूंगा, और वैसा कार्य कर रहे हैं। और लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में अभी तक अधिकांश लोग जिस तरीके से बढ़ते थे कि उनके कार के पीछे एक बड़ा सा लिखा होना चाहिए कि फलाने नेता, फलाने पद प्रत्याशी या बाकी चीज़ें, वहाँ से बदल के लखनऊ विश्वविद्यालय की कैंटीन में 150 बच्चों को खिलाने पिलाने से बदल के अब राजनीति का भी तरीका एक तरह से बदल गया है। बदल रहा है। आप हर कोई व्यक्ति जाता है शबरी बस्ती, तो एक वो परिवर्तन आया भगवान के आशीर्वाद से, राम जी के आशीर्वाद से, वो बड़ी बात है। मुझे लगता है युवाओं को इसी दिशा में बढ़ना चाहिए। अगर आप युवाओं के साथ जुड़ रहे हैं तो पॉजिटिव पाथ में बढ़ें। बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने कि पॉजिटिव पाथ, ये सकारात्मक पाथ, यानी जितनी भी चुनौतियां हैं उनको नकारात्मकता से स्वीकार करना की जगह पर आप सकारात्मक तरीके से समाधान की यात्रा करें, तो ये पॉजिटिव पाथ होगा। और आपने दूसरी बात लाइक की बात की, डिजिटल लाइक में वो आनंद नहीं है जो फिजिकल लाइक में कोई आपको पसंद करे आपके कार्यों से, आपके चरित्र से, आपके चिंतन से, आपके विचार से, आपके व्यक्तित्व से, और ऐसा होगा तो हमारा समाज जुड़ेगा, टूटेगा नहीं। और अगर ऐसे नागरिक आगे आएंगे तो नागरिक बोध होना बहुत ज़रूरी है, सिविक सेंस की ज़रूरत है, ताकि जब नागरिक बोध होगा तो हम अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निर्वाह करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि नागरिकों के अंदर बोध उत्पन्न करने की या उसको और ज़्यादा सशक्त करने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? अभी किस तरह के प्रयोग हुए हैं और किस तरह के प्रयोग की अपेक्षा है? नागरिकों को बोध कराने के लिए तो समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते रहते हैं, अलग अलग विभागों के अलग अलग समय पर होते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो सरकार या वास्तविक मूल्यों में आवश्यकता है समाज को, उस कार्य के लिए हमें पूरी तरीके से सरकार के ऊपर आश्रित ना होके स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि यदि मेरे घर के आसपास पेड़ पौधे नहीं हैं तो मुझे पेड़ पौधे लगाने हैं। तो मैं ये अपेक्षा करूं कि ये काम वन विभाग करे या उद्यान विभाग करे, तो इसकी जगह मुझे जाना होगा वन विभाग, पता करना पड़ेगा और कहना होगा कि भाई ये पौधे हमारे यहाँ लगा दीजिए। बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का कि इस बात का बोध न करने के लिए और एडवांस अपने आप को बनाने के लिए हम अपनी प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि शायद अब गिनतियों में गिन लें, केवल अब ऐसे लोग देश में बचे हैं जो 5000 तरीके के पौधों के नाम जानते हैं। ठीक बात। ये बोध खत्म कराने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो बड़ा ही खतरनाक है आने वाले समय के लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, कितनी जड़ी बूटियाँ हैं, कितना पर्यावरण ने हमें क्या क्या समाहित करके दे दिया है हम सब के लिए। तो बोध कराने की आवश्यकता है, स्वयं को, व्यक्ति को बोध करना होगा। प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं कि खेलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया। खेल मंत्री जी भी इसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी परिकल्पना उनके अंदर है और लगातार स्वदेशी कार्यों को, स्वदेशी क्रियाकलापों को, स्वदेशी उत्पादों को, स्वदेश से किए हुए किसी भी नागरिक के द्वारा किए गए जो भी अच्छे कार्य हैं, सार्थक कार्य हैं जो देश को सशक्त बना सकते हैं, उसके लिए वो पूरी भरसक प्रयास करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, उसका सहयोग भी करते हैं। लेकिन प्रेरणा तो कहीं ना कहीं हमें खुद बनानी होगी। ये जागरूकता कर दिया, सरकार ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाइए, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो शब्द आया सरकार की तरफ से, तुरंत मेरे दिल में ख्याल आया एक अच्छा सा कि अब इसमें सब्सिडी कितनी मिलेगी और बैंक से फाइनेंस कितना मिलेगा। पहला ख्याल तो यही आ गया।
जो बिजनेसमैन हैं जिन्हें व्यापारीकरण करना है आत्मनिर्भर भारत का, उनके लिए भी ठीक है, लेकिन पहले ये देखना चाहिए कि भारत आत्मनिर्भर बनाना कैसे है और उसको किस तरीके से वैश्विक स्तर पे एक बड़ा मुकाम देने में अपने एक अच्छे सारथी की भूमिका निभानी है हमें। वो उस चीज को हमने सफल किया। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमारे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सुधांशु मित्तल जी ने उसकी प्लानिंग करी। हमारे महासचिव MS त्यागी जी ने उसकी पूरी रूपरेखा खींची और हमने लॉन्च कर दी अल्टीमेट खो खो लीग। वो खो खो जो संघ और शाखाओं का खेल, जैसे कि आदरणीय दुर्गेश जी भाई साहब ने ये बात बताया कि संघ और शाखाओं की शुरुआत ही खेलों से होती है। बहुत अधिकतर कबड्डी और खो खो का खेल वहाँ पे खेला जाता है, जो भारतीय मूल के खेल हैं खेला जाता है। स्वदेशी खेलों को बढ़ाए जाने की कवायद भी भारत सरकार का खेल मंत्रालय लगातार कर रहा है और उसके लिए सपोर्ट भी कर रहा है। उस क्रम में भारत की मिट्टी की सुगंध को वैश्विक स्तर पे महकाने के लिए जो काम खो खो कर रहा है वो वास्तव में अविस्मरणीय है। हमें अवेयर किया सरकार ने, लेकिन उस पे हमने काम क्या किया? खुद की भागीदारी क्या है? खुद की भागीदारी क्या होनी चाहिए ये सुनिश्चित करना है, और कैसा देश हम चाहते हैं इसे भी हमें सुनिश्चित करना होगा। हम देख रहे हैं लगातार अभी खेलो इंडिया 10 कदम एक इवेंट हुआ बहुत बड़ा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से चौक स्टेडियम में। वहाँ पे यूपी पुलिस की वोमेन्स टीम खेल रही थी और एक और वोमेन टीम खेल रही थी जो विजेता हुई उसकी। उस वोमेन्स पुलिस चूंकि पुलिस में है तो उनका एक अनुशासन भी है और वो सक्षम भी हैं आर्थिक रूप से, उनके पास पूरा किट था, सब कुछ था, अच्छे प्लेयर लग रहे थे। लेकिन जो दूसरे सामने एक टीम थी उसके पास कुछ भी नहीं था ऐसा, सब उनके कलर सेम नहीं थे बराबर, और उनके पैंट जो होते हैं वो बराबर नहीं थे। उन्होंने खेला, तालाब में तैरने वाले बच्चे, और वो जीत गए। लखनऊ के अंदर 10-12 टीमों ने भाग लिया था जो अच्छी टीम्स थी, उनसे खेलते खेलते वो जीते। और जैसे वो जीते उसके बाद हमने उन्हें टी शर्ट्स बच्चों को दी और उनको उस टी शर्ट का महत्व है। जैसे शबरी बस्ती में जाने के बाद पैसे का महत्व है कि हम पैसे उड़ा रहे हैं हवा में, सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं उसका। शबरी बस्ती में जाने के बाद जैसे पैसे का उपयोग है, वैसे वहाँ जाके हमें ये देखना होगा कि किस गांव में बच्चे के बदन में कपड़े नहीं हैं, किस गांव में वो बच्चा उस समय जब हम अपनी कार से बाहर निकलना नहीं चाहते, उस समय वो बच्चा नंगे पैर चल रहा होता है उस भयंकर तपती रोड में, पेट निकला होता है उस बच्चे का, कुपोषण का शिकार होता है वो बच्चा बेसिकली। इस तरह की भयानक व्यवस्था जो है इसको हमें बदलना होगा। हमें वहाँ जो विधुर महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, जिनका अब एम खत्म हो गया है अपने जीवन का, हमें उन लोगों को खेल की दुनिया में, संस्कृति की दुनिया में जो क्रिएटिव और इनोवेटिव काम किए जा सकते हैं उस दुनिया में लाने का प्रयास करना होगा। क्योंकि एम और बोध हमको सरकार ने दे दिया है कि हम 2047 में भारत को विश्व गुरु, भारत को एक आर्थिक केंद्र, पूरे देश का एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में हम स्थापित करेंगे। वो बोध दे दिया है हमें, लेकिन अब इस पे हमें अपने देश के लिए क्या करना है, ये हर एक नागरिक का पूरा कर्तव्य है। हमें क्रिटिसिज्म से ज़्यादा ये तय करना होगा कि हम क्रिटिसिज्म कितना करते हैं। अगर हम 10% क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो हमको 1 लाख गुना काम भी करना होगा, तो हमें बोध हो जाएगा। बिल्कुल प्रकाश जी, ये जो विद्यालय हैं वहाँ सबसे ज़्यादा विद्यार्थी अपना समय देते हैं, यानी विद्यालय के प्रांगण में अध्यापकों का और प्रबंध तंत्र की बड़ी भूमिका है। दूसरा समय गुजरता है परिवार में। इन दोनों के बीच में इस चिंतन का जो है पोषण कैसे हो, इसका विकास कैसे हो, आप क्या सोचते हैं? दोनों जगह पे चिंतन की बहुत ज़रूरत है। आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कहा जा रहा है कि हर विद्यालय में खेल मैदान होना चाहिए, और विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों से कहा जा रहा है कि बच्चों को जो उनका एम है, अगर खेलना चाहते हैं तो खेलने दीजिए और उनकी क्षमता पहचानिए। सबसे बड़ी कमी है हमारे भारत में कि हमारे जो अभिभावक हैं वो बच्चे की क्षमता नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि वो अपने ही दायित्वों को निभाने में पूरा जीवन जी लेते हैं और उसके बाद लेट लिख जाता है। तो वो ना अपने लिए कुछ कर पाते हैं, ना बच्चों के लिए कुछ कर पाते हैं।
कैसे पहचाने क्षमता, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत से अध्यापक चाहते हैं कि वो ऐसा कुछ काम कर सकें, लेकिन वो कई बार तकनीक से लैस नहीं है या समझ उनकी उतनी व्यापक नहीं है, उनका वैसा प्रशिक्षण नहीं है। माँ बाप भी कई बार उनको लगता है कि पड़ोसी का बच्चा जैसे जा रहा है वैसे हमारा बच्चा जाना चाहिए, जबकि वो बच्चे का निर्माण भगवान ने बनाया ही अलग है, तो उसको जैसे जाना चाहिए वो समझ नहीं पाते कैसे जाना चाहिए। और कोई एकेडमी नहीं है ये सिखाने वाली कि पेरेंटिंग कैसे करें, आप सिखाएं कैसे बच्चे की प्रतिभा को पहचाने, कौन सी युक्ति हो, कौन से तरीके हो, क्या क्या कराएं ताकि आपको जानकारी पाए। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे करें? आदरणीय भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जब एक तो बहुत बड़ा कदम हमारी केंद्र सरकार ने उठाया है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सी ऐसी तरीके हैं कि युवा अपना पाथ डिसाइड कर सकता है। पहले ऐसा था कि आर्ट साइड का बच्चा साइंस के विषय को नहीं पढ़ सकता है, मगर अगर किसी आर्ट साइड के बच्चे को साइंस भी पसंद है तो अब केंद्र सरकार की इस नीति से कम बच्चा ये कर सकता है। दूसरा, मुझे लगता है अगर हम अपनी पौराणिक किताबों को भी कई बार पढ़ें, ये थोड़ा सा में भी हो सकता है कि आउट ऑफ द बॉक्स हो, मगर अगर हम अपनी पौराणिक पुस्तकों को भी पढ़ते हैं तो वहाँ आपको बहुत से ऐसे संदर्भ मिलेंगे जब बच्चे को जो करना है उसके प्रत्येक आयु के विभिन्न समयों पे उसने अलग अलग बार इस चीज़ को निर्धारित किया और उसके माता पिता ने उसे सपोर्ट किया। हमने जितना अलग अलग लोगों के विषय में सुना, जैसे अगर हम ये सोचते हैं कि कभी सचिन तेंदुलकर को अगर उनके माता पिता कहते कि नहीं आपको जी टीचर बनना है, तो हम इतना बड़ा क्रिकेटर कभी ना पा पाते। अगर हम कभी ये सोचते हैं कि अब्दुल कलाम जी के माता पिता सिर्फ इसी चीज़ पे अड़े रहते हैं कि नहीं आपने तो सोचा था आपको एयरफोर्स अधिकारी बनना है, मगर आप नहीं बने तो आप और कुछ नहीं बन सकते हैं, तो हमारा देश ग्लोबली आज अपना सिग्निफिकेंस नहीं रख पाता। तो बच्चों की एक अवस्था है, और मुझे लगता है कि जब अभी खेल के साथ मैं एक बार इस चीज़ को जोड़ता हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट में इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है कि बच्चों को जो माता पिता कई बार प्रेशर दे देते हैं परसेंटेज का, कि कितने परसेंटेज आएंगे, आपके भविष्य का क्या होगा, आपको कौन कौन से आगे चल के एग्ज़ाम्स देने हैं। जितने भी लोग ग्लोबली आज इस देश में, चाहे वो एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र हो चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, उसमें सर्वोच्च स्थान पे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो टॉपर रहा हो, चाहे वो बिल गेट्स रहे हो या कोई भी हो, वो टॉपर तो नहीं रहे, चाहे अडानी जी रहे हो, अंबानी जी रहे हो, बहुत ये स्पर्धाएं सब देखी उन्होंने। ये सब एकदम मध्य वर्ग से ही निकल के आए जी। मध्य वर्ग के होने का बड़ा फायदा ये है कि आप वर्सेटाइल होते हो, सब कुछ सीखने आपको का मौका स्पोर्ट्स मिलता की भी नॉलेज हो, आपको एजुकेशन की भी नॉलेज है। एंड व्हेन यू आर अ स्पोर्ट्समैन, जब कोई छात्र स्पोर्ट्समैन होता है तो उसे हार सहने की आदत होती है। उसको पता है कि मैं 2 बार हारा हूँ, मैं अगली बार जीतूंगा, तो डिप्रेशन मैं का अगली शिकार बार नहीं जीत, होता। वो कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मुझे सुसाइड अटेम्प्ट करना है, वो कभी ये नहीं सोचेगा कि नेक्स्ट चांस नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स के साथ बच्चे को मिल सकती हैं। वो अपने माता पिता को बता सकता है कि ठीक है मैं 12th पास हूँ, मैं इतने % के साथ हूँ। आज अगर आप लखनऊ के आसपास के भी कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम नंबर निकालें तो उनके परसेंटेज मुझे लगता है बहुत, अगर एवरेज निकालें तो 70 और 60% ही निकलेगा, और वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो परसेंटेज मुझे नहीं लगता कि बहुत मैटर करता है, और ये बात माता पिता को समझनी होगी कि खुश रहना, एक बच्चे का खुश रहना बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक। हम लोग जब ये बात मैं बताना चाहूँगा, हम लोग जब शबरी बस्ती जाते हैं वहाँ हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चा पढ़े या कम पढ़े, डजेंट मैटर, मगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए। अगर आप किसी बच्चे के सामने खड़े हैं और आप उसको ब्लेसिंग्स देने के लिए भी उसके सर पे हाथ रख रहे हैं, तो वो शिविर ना करे, उसको ये ना लगे कि अरे थप्पड़ ना मार दें या डांट ना दें, उसको ऐसा ना है। अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है तो इस लखनऊ से आप हजरतगंज वाले रोड पे निकलेंगे तो आपको ऐसे कई करोड़पति मिलेंगे जितने इतने छोटे से ठिलिया जगह वाली जगह पे अपनी दुकान चला रहे हो, मर्सिडीज से आते हैं, BMW से आ रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस है, अपने काम के बारे में नॉलेज है। तो वो चीज़ अगर यूथ के अंदर भी डेवलप हो, युवाओं के अंदर डेवलप हो, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे MBA वाले भी हैं जो चाय की दुकान चला रहे हैं, ब्रांड बन ब्रांड गए। बने। चलिए अब हम अंतिम वक्तव्य के तौर पर आपसे 5 बिंदु जिनको आप देखना चाहते हैं कि भारत में इन 5 पर काम होना चाहिए। आप भी पहले आप। सर, मेरा पहला बिंदु भारत के लिए ये है कि स्पोर्ट्स कोड बन गया, लेकिन राइट टू स्पोर्ट्समैन बिल की मेरी मांग है कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए क्या आवश्यक है और उसकी पूर्ति कैसे हो जी। क्योंकि एक न्यूज़ चैनल, अखबार, भारत सरकार, राज्य सरकारें, सबके पास खेल की व्यवस्थाएं निहित हैं। कहीं 2 पृष्ठ में, कहीं 18 चैनल हैं। एक मतलब स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, इसको किसी जाति में ना बांटा जाए, बल्कि एक समाज के रूप में देखा जाए। उसमें एक स्पष्टता आ जाए। स्पष्टता है कि हमें स्पोर्ट्समैन के लिए करना क्या है। पहला मेरा ये है। उसके बाद स्पोर्ट्समैन को के अंदर चूंकि नेतृत्व करने की एक अद्भुत क्षमता होती है, बार बार हार के
बार बार जीतने का प्रयास करना और एक दिन जीत जाना, इसकी एक भूख होती है उसके अंदर, और अन्य व्यक्तियों में से कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ज़्यादा इसलिए उसका जो मानसिक विकास है उसको देखते हुए देश के समग्र विकास में उनकी भूमिका को तय करना सुनिश्चित होना चाहिए, और आर्थिक रूप से अपने देश को कैसे वो मजबूत कर सकते हैं और वो खुद भी कैसे मजबूत हों, इस पे चिंतन होना चाहिए इस देश के अंदर, इस संसद के अंदर। तीसरा एक अहम बिंदु है कि भारतीय खेलों को वैश्विक स्तर में प्रमोट करने के लिए मात्र खेल मंत्रालय ही नहीं बल्कि विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर के एक बड़ी युक्ति, एक बड़ी योजना बना करके और उस पे काम करना चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आर्थिक आज़ादी मिलेगी देश को। बहुत सारे आप लगभग 35-40 खेल हैं जो ओलंपिक्स में हैं। आप सोचिए कि कोई 1-2 खेल होते हैं 4 साल में जिनका विश्व कप हमारे भारत में, वो भी किसी एक स्टैंडर्ड का, एक एज ग्रुप का हो पाता है बामुश्किल। सोचिए अगर वैश्विक स्तर पे फुटबॉल हमारे यहाँ से नहीं था, क्रिकेट हमारे यहाँ से नहीं था, बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो हमारे यहाँ से नहीं थे, लेकिन बाहर यूरोपियन कंट्रीज में, रशियन कंट्रीज में उसके इवेंट्स होते हैं। सोचिए वहाँ की एयर एविएशन को, वहाँ की लॉजिस्टिक को, वहाँ के ट्रैवलिंग को, वहाँ का स्पोर्ट्स कंपनीज जो हैं, वहाँ की इंडस्ट्री है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को, वहाँ के चैनल्स को, क्योंकि उनको राइट मिलता है उसका, वहाँ के ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स होते हैं, वहाँ के जो रेडियो चैनल्स हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं जिस इकोनॉमी को बड़ा फ़ायदा होता है। तो जब हमारे देश का खेल, कई सारे खेल वैश्विक स्तर पे आ जाएंगे और ओलंपिक्स का हिस्सा बनेंगे और उसका आयोजन हमारे भारत में होगा, लगातार हर वर्ष 4-4 खेलों के विश्व कप होते रहेंगे, विश्व स्पर्धाएं होती रहेंगी हमारे भारत में, तो सोचिए कि हमारे भारत को इससे कितना निरंतरता आती है। बिल्कुल। दूसरा चौथा ये चीज़ स्पष्ट करना होगा, जैसे हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है कि एक छात्र को बंधक ना बनाया जाए खेल के लिए। सामान्यतः 95% विश्वविद्यालयों में ये प्रवृत्ति और जो ट्रेडिशनल वे चला आ रहा है कि उस ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मान लीजिए 67 खेल हैं, 67 खेल हैं या 70 खेल हैं, तो वो चुनते हैं कि अब हमारे विश्वविद्यालय की क्रीड़ा परिषद ने 14 खेल रख लिए हैं और इन 14 खेलों में या 6 खेल रख लिए हैं, 14 तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, कई जगह बहुत कम खेल, 4 खेल ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई अब ये हमारे यूनिवर्सिटी के लड़के इन्हीं खेलों में खेल सकते हैं और इन्हीं खेलों की टीम हम भेजेंगे। भाई बच्चे ने अपनी पूरी फीस जमा की है, क्या इस देश में भी खिलाड़ी को, एक छात्र खिलाड़ी को स्वतंत्रता नहीं है विश्वविद्यालय के अंदर? होनी चाहिए। सबको प्रतिभा का अवसर मिलना चाहिए। बिल्कुल मिल, और सभी खेलों में मिलना चाहिए जिसका एक छात्र चाह रहा है। मैं चाह रहा हूँ किसी खेल में जाना और विश्वविद्यालय कह रहा है हमारी लिस्ट में नहीं है, जबकि वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की लिस्ट में है, स्पोर्ट्स के कैलेंडर में। इसको रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। तीसरा मतलब मेरा अंतिम पॉइंट है कि जो शिक्षा विभाग है, दरअसल पौध जो खिलाड़ी की है वो बचपन से मिलती है। सही खेलने का समय कक्षा 4 और 5 से शुरू हो जाता है और इंटर तक में उसको ओलंपिक्स में पहुंच जाना चाहिए बच्चे को। वहीं हम बिगड़ जा रहे हैं। अभी इसके लिए सरकार की तरफ से जो प्रयास हैं वो सार्थक होते नहीं दिख पा रहे हैं। समाज की तरफ से जो प्रयास होना चाहिए वो भी सार्थक नहीं होते जा रहे हैं। जैसा आपने सर कहा कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा कोई नहीं है जहां पेरेंट्स को और इन लोगों को बताया जा सके। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि हर विद्यालय में शिक्षा के साथ खेल शिक्षा को परमानेंट एक विषय के रूप में बना दिया गया। उसकी मान्यता के लिए खेल का मैदान आवश्यक है, खेल के संसाधन आवश्यक हैं, खेल के संसाधनों के साथ खेल के जो टीचर्स हैं, खेल प्रशिक्षक हैं, शारीरिक शिक्षक हैं, वो प्रॉपर मैंडेटरी हैं। मुझे इस बात का दुख है कि मेरे उत्तर प्रदेश में, जहां प्रधानमंत्री जी के संकल्प के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इतने हजारों लोगों को किट बांट रहे हैं, खेल की अवस्थापना से जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम जमीन स्तर पे जाएं तो 90% विद्यालयों में, मेरा अपना मानना है, मेरा अनुभव है, मैं गया हूँ, गांवों में गया हूँ, शहरों में भी गया हूँ, वहाँ पे स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उन छात्रों का पैसा, एक उस फीस में से एक पैसा शिक्षा विभाग को आता है खेल और स्काउट के लिए, वो अलग से पैसा आता है जो जमा होता है। उस जो नेशनल स्कूल गेम्स की लिस्ट है, देखिए स्कूली खेलों के लिए बहुत सारे खेल बनाए जाते हैं बच्चों के लिए, कुछ रिक्रिएशन स्पोर्ट्स भी होते हैं, लेकिन उससे भी एज ए स्पोर्ट्स
शामिल होते हैं। अब वो लोग उन 80 अगर खेल हैं तो हर विद्यालय में 80 खेलों की संसाधन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि मैं ये खेल खेलूंगा तो मुझे विद्यालय कहता है नहीं, हमारे पास 3 चीजें हैं बेटा, ये फुटबॉल एक रखी है, इसमें 500 लोग 5000 लोग इसी एक फुटबॉल पे खेल लो, हम ये एक चेस का बोर्ड रखा है बेटा, एक कैरम लगाए, बस हो गया, खत्म हो गया, द एंड हो गया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो शिक्षा विभाग के भी कुछ सक्षम अधिकारी हैं, उन्हीं को नहीं पता कि खेल विभाग जो नेशनल स्पोर्ट्स स्कूल फेडरेशन है, SGFI के जो गेम होते हैं उसमें टोटल खेल कितने हैं। क्योंकि ये दुर्भाग्य है, जैसे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में 84 के आसपास के शासनादेश थे कि लोक सेवा आयोग में कितने खेलों को महत्वता दी जाएगी, तो उसमें भी 17-18 खेल आज भी लिखे हुए हैं। मुझे लगता है कि दायित्व बोध की बहुत जरूरत है। राइट कि सर, सभी अपने दायित्व का निर्वहन करें। वैसे ही यहाँ भी सर लिस्ट नहीं है, वही पुरानी लिस्ट चल रही है जो 20 साल पहले हमारे जैसे कुछ अच्छे मतलब समाज में जो अच्छे लोग हैं उन्होंने सार्थकता के साथ बनाई होगी कि नहीं सबको हमें महत्व देना है। लेकिन 30 साल में जो देश परिवर्तित हुआ वो अभी ट्रेडिशनल जा नहीं रहा। तो ये खिलाड़ी को, एक छात्र खिलाड़ी की स्वतंत्रता की मैं मांग करता हूँ, बहुत ज़रूरी है। और चूंकि समय इशारा कर रहा है कि हम अनुमति लें और आगे जा चुके हैं, हालांकि आपके बिंदु अभी आने वाले हैं, तो इसलिए एक बार और इस वार्ता को आगे लेकर आएंगे जिसमें आप मेहमानों को आमंत्रित करेंगे ताकि ये जो हमारी युवाओं की आवश्यकताएं हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं, उनकी ज्वलंत समस्याएं हैं, उनकी चुनौतियां हैं, उनको आवाज़ मिले ताकि वो देश की इस यात्रा में 2047 का जो भारत बनना है उसमें सहभागी हों, भागीदार हों और बड़ी तेज़ गति से आगे बढ़ सकें। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए और समाज में बुनियादी तौर पर इन सारी चिंता को ज़मीन पर समाधान की यात्रा में करने के लिए। और ये सब आप सब युवा जो इस पर सुन रहे हैं, जो अभिभावकगण सुन रहे हैं, जो अध्यापकगण सुन रहे हैं, जो भी हमें सुन रहा है या जो भी हमें देख रहा है, सबसे आग्रह, अनुरोध और निवेदन है कि यात्रा में आप भी सहभागी बने ताकि भारत के जो सपने हैं उन सपनों में आपका भी एक सपना हिस्सेदार हो। सुनते रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM। दीजिए अनुमति, नमस्कार। जय